Hi friends, you're tuned with an educational YouTube channel. No doubt, it's a reliable channel for learning. So don't leave the page without subscribing the channel. Today, we are going to learn second lesson of history, that is sources of history यानी इतिहास के साधन. We are going to cover 5 points in this lesson. First one is material sources, second written sources, third oral sources, fourth sources of ancient Indian history, and the last one is precautions to be taken while writing history. यानी भौतिक साधन, लिखित साधन, मौखिक साधन, प्राचीन भारत के इतिहास के साधन, इतिहास का लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानी. इन मुद्दों के आधार पर इस लेसन का हम देखेंगे विश्लेषण. तो करते हैं शुरुआत. ट्राई दिस यानी करके देखो. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इन योर हाउस विच बिलोंग टू योर ग्रैंड पेरेंट्स टाइम. अपने परिवार के दादाजी दादी जी के समय की वस्तुओं की सूची बनाओ. कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ओल्ड स्ट्रक्चर इन योर लोकेलिटी. अपने परिसर या गांव की पुरानी वस्तुओं की जानकारी इकट्ठा करो. A number of objects used by our ancestors still exist. हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग में लाई गई कई वस्तुएं आज भी उपलब्ध है. Ancestors यानी पूर्वज. Some inscriptions from the past have been recovered. उनके द्वारा उकेरे गए विभिन्न लेख हमें मिले हैं. इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है पत्थरों पर उकेरे हुआ. Sources like these helps us to understand our history. इन साधनों की सहायता से हमें इतिहास का ज्ञान होता है. History can also be learned through customs and traditions, folk arts, folk literature, as well as historical documents. पूर्वजों द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, उकेरे हुए लेख, इनमें से हमें इतिहास का ज्ञान तो मिलता ही है, साथ में रीति रिवाजों, परंपराओं, लोक कलाओं, लोक साहित्य, ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है. All these are known as sources of history. इन सभी को इतिहास के साधन कहते हैं. जिन जिन वस्तुओं के आधार पर हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है उन सभी को इतिहास के साधन कहा जाता है. These are of three types. इतिहास के साधनों के 3 प्रकार है. First one is material sources, second one written sources, and the third one is oral sources. Material sources यानी भौतिक साधन, written sources यानी लिखित साधन, और oral sources यानी मौखिक साधन. Can you tell? क्या आप बता सकते हो? Structures such as forts, rock-cut caves, stupa, etc. are known as material sources of history. Try to guess what other structures can be called material sources. किले, गुफाएं, स्तूप जैसी वस्तुओं को भौतिक साधन कहते हैं. इनके अतिरिक्त अन्य किन किन वस्तुओं को भौतिक साधन कहा जा सकता है? देखेंगे क्या है मटेरियल सोर्सेज यानी भौतिक साधन. मैन यूजेज अ वैरायटी ऑफ थिंग्स इन हिज डे टू डे लाइफ. दैनिक जीवन में मनुष्य विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करता है. दे आर नोन एज आर्टिफैक्ट्स. उन वस्तुओं को आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है. आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है कि इंसान ने अपने कौशल से निर्माण की गई वस्तुएं. आर्टिफैक्ट्स यूज्ड बाय ह्यूमंस in the past provides us valuable information about life in the ancient times. पूर्वकालीन मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई गई अनेक वस्तुएं आज हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे सकती है. We can decide the period of ancient artifacts like earthen pots by studying the shape, color and designs on ancient pots heart. प्राचीन वस्तुओं के खपड़े के टुकड़ों के आकार, रंग और नक्काशी के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे बर्तन किस कालखंड के होंगे. पॉट्स या पॉट्स के टुकड़ों को देखकर हिस्टोरियंस अनुमान लगा सकते हैं कि वे वैदिक सिविलाइजेशन के हैं, अंग्रेज के ज़माने के हैं या स्टोन एज में के हैं.
उस वक्त की कलाएं, कौशल और खान पान की जानकारी भी हमें इसकी सहायता से प्राप्त होती है। The ornaments and other artifacts through light on social interactions। गहनों, आभूषणों तथा अन्य वस्तुओं के आधार पर मानवीय समाज के पारंपरिक संबंधों की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। We get information about the diet of the people from the remains of footprints, seeds and bones of animals found in excavations। अनाज और उसके साथ में फलों के बीज, प्राणियों की हड्डियों के आधार पर आहार की जानकारी हमें मिलती है। जब किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे एक्सकैवेशन यानी उत्खनन होता है, उस वक्त अनाज, फलों के बीज, प्राणियों की हड्डियाँ वहाँ पर पाई जाती है और इस पर से अनुमान लगा सकते हैं कि उस वक्त लोगों का खान पान कैसा था। Also, we find the remains of houses and buildings built in different historical periods। विभिन्न कालखंडों में मनुष्य द्वारा बनाए गए मकानों और इमारतों के खंडहर पाए जाते हैं। We also find ancient coins and seals। इसके अतिरिक्त सिक्के और मुद्राएं भी पाई जाती है। कॉइन्स यानी सिक्के और सील्स का मतलब होता है मुद्राएं। All these give us information about human activities in the past। इन सभी की सहायता से मानवीय व्यवहार की जानकारी प्राप्त होती है। Such artifacts, articles, monuments or their remains are called the material sources of history। इन सभी वस्तुओं और वास्तुओं अथवा उनके अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहा जाता है। Do you know? क्या आप जानते हो? Food grains do not last long। अनाज के दाने बहुत समय तक टिके नहीं रहते। They get easily infested and turn into powder। उनमें कीड़े लगते हैं, उनका बुरादा हो जाता है। In ancient times, people used to roast food grains before grinding them। प्राचीन समय में अनाज को पीसकर आटा बनाने से पहले अनाज को भूनते थे और बाद में उसे मोटा दरदरा पीसते थे। If a few grains got charred while roasting, they were thrown away। अनाज को भूनते समय यदि उसके कुछ दाने अधिक भुने जाते अथवा जल जाते तो वे फेंक दिए जाते थे। Such charred grains can remain intact for a very long period। ऐसे जले हुए दाने कई वर्षों तक टिके रहते हैं। During excavation, such charred grains can be recovered। When these are inspected in a laboratory, we come to know that the grain it is। प्रयोगशाला में उनका परीक्षण किए जाने पर वे दाने किस अनाज के हैं यह पहचाना जा सकता है। The second point is written sources यानी लिखित साधन। The Stone Age people have recorded many events and expressed their emotion in paintings on rock। अश्मयुग के मनुष्य ने अपने जीवन के अनेक प्रसंगों और भावनाओं को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। It was only after thousands of years that man learnt the art of writing। हजारों वर्ष बीतने पर मनुष्य लिखने की कला से अवगत हुआ। In the beginning, humans used symbols and signs to record their thoughts and ideas। प्रारंभ में मनुष्य लिखकर रखने के लिए प्रतीकों और चिन्हों का उपयोग करता था। However, it took thousands of years for a script to develop from these। इन प्रतीकों और चिन्हों से लिपि बनने में हजारों साल लग गए। In the beginning, man wrote on potsherds, unbaked bricks, using pointed objects। प्रारंभिक समय में लिखने के लिए खपड़े, कच्ची ईंटें इनका उपयोग किया जाता था। ऐसी सामग्री पर किसी नुकीली वस्तु से लिखे जाने वाले विषय को उकेरा जाता था। He also used birch tree bark to write on it। भोजपत्र पेड़ों के छालों पर भी उस वक्त लिखा जाता था। As his experience and knowledge increased, he began to write in different ways।
अनुभव और ज्ञान की जैसी जैसी वृद्धि होती गई, वैसे वैसे विविध पद्धतियों द्वारा लेखन का प्रारंभ हुआ। He began to record the events that took place around him. आसपास में घटित घटनाओं का रिकॉर्ड बनाना इंसान ने शुरू किया। Accounts of the proceedings of royal courts were also written systematically. सरकारी दरबार में चलने वाले कामकाज का वृत्तांत आदि जानकारी लिखने की पद्धति प्रारंभ हुई। Many rules had their orders, judicial decisions, donations, etc. inscribed on stone or copper plates. अनेक राजाओं ने अपने आदेशों, न्याय निर्णयों और दान पत्रों को पत्थरों अथवा तांबे की पत्रों पर उकेर कर रखा है। Over a period of time, many forms of literature developed. कालांतर में साहित्य की अनेक विधाओं का निर्माण हुआ। They included books on religious and social subjects, plays, poetry, travelogues, and scientific works. धार्मिक सामाजिक ग्रंथों, नाटकों, काव्यों, यात्रा वर्णनों तथा वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लेखन शुरू हुआ था। All this literature helps us to understand the history of the various historical periods. ऐसी साहित्य सामग्री से तत्कालीन इतिहास को समझने में हमें सहायता मिलती है, सहायता प्राप्त होती है। These sources are known as the written sources of history. इस संपूर्ण साहित्य को इतिहास के लिखित साधन कहते हैं। Do you know? क्या आप जानते हो? भुर्जपत्र means writing sheets made from the bark of a birch tree. Bhurja is the Sanskrit name of the birch tree. Birch tree are found in Kashmir. भोज वृक्ष की छाल से भोजपत्र बनाया जाता है। भोज वृक्ष कश्मीर में पाए जाते हैं। The third point is oral sources and मौखिक साधन. Ovis, folk songs, folk tales and similar literature is passed on from generation to generation by word of mouth. ओवी यानी चक्की के गीत, लोकगीत और लोक कथा जैसा साहित्य पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा संरक्षित रखा जाता है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में उन्हें पास करती है मौखिक आधार पर। This literature is not in a written form. ओवी, लोकगीत और लोक कथा जैसा साहित्य लिखित रूप में प्राप्त नहीं है। Its authors are unknown. उसका रचयिता अज्ञात होता है। This type of literature preserved by oral tradition forms the oral sources of history. ऐसे साहित्य को मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित साहित्य कहते हैं। इस साहित्य में ओविया, लोकगीत, लोक कलाएं जैसी लोक साहित्य विधाओं का समावेश होता है। ऐसे साधनों को इतिहास के मौखिक साधन कहा जाता है। सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इतिहास लेखन के साधन। इनमें मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस और ओरल सोर्सेस में किन किन वस्तुओं का समावेश होता है ये देखेंगे। पहला देखेंगे मटेरियल सोर्सेस। इनमें आर्टिफैक्ट्स और स्ट्रक्चरल रिमेन्स। आर्टिफैक्ट्स में देखिए रॉक पेंटिंग्स, पॉटरी, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स, बीड्स, ऑर्नामेंट्स, स्कल्पचर्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स, कॉइन्स, वेपन्स और स्ट्रक्चरल रिमेन्स में केव्स, हाउसेस, स्तूपास, रॉक आउट केव्स, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क, पिलर्स। रॉक पेंटिंग्स का मतलब होता है गुफा चित्र, पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स मिट्टी के शिल्प, बीड्स यानी मन के, ऑर्नामेंट्स रत्न आभूषण, स्कल्पचर्स पत्थर के शिल्प, मेटल ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है धातु की वस्तुएं, कॉइन्स यानी सिक्के और वेपन्स यानी शस्त्र। केव्स गुफाएं, हाउसेस मकान, स्तूपास स्तूप, रॉक आउट केव्स गुफाएं, टेम्पल्स मंदिर, चर्चेस गिरजाघर या चर्च, मॉस्क यानी मस्जिदें, पिलर्स यानी स्तंभ। रिटन सोर्सेस में आते हैं इंस्क्रिप्शन ऑफ हड़प्पन सील्स यानी हड़प्पा लिपि में लिखे लेख, वैदिक लिटरेचर वैदिक साहित्य,
मेसोपोटामिया क्ले टैबलेट्स यानी मेसोपोटामिया का इस्टिका लेख, मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीज ऑफ महाभारत एंड रामायणा, महाभारत रामायण ग्रंथों की पांडुलिपियाँ, जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन और बौद्ध साहित्य, राइटिंग्स ऑन ग्रीक हिस्टोरियंस, ट्रैवलॉग्स, ग्रीक इतिहासकार और यात्रियों का लेखन, ट्रैवलॉग्स बाय चाइनीज ट्रैवलर्स, चीनी यात्रियों द्वारा लिखित यात्रा वर्णन, बुक्स ऑन ग्रामर, पुराणास एंड इंस्क्रिप्शंस, व्याकरण ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ, उकेरे गए लेख, ये सब समाविष्ट है लिखित साधन में। देखेंगे किन किन बातों का समावेश होता है ओरल सोर्सेज यानी मौखिक साधन में। द वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज प्रिजर्व्ड बाय ओरल ट्रेडिशन। प्राचीन भारत का वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य मौखिक परंपरा द्वारा ही संरक्षित किया गया था। इट्स नाउ अवेलेबल इन द रिटन फॉर्म। वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य अब लिखित स्वरूप में उपलब्ध है। इवन सो द ओरल ट्रेडिशन इज स्टिल अलाइव। यद्यपि इन साहित्यों का रूपांतर अब लिखित स्वरूप में हुआ है, फिर भी उनका पाठ करने की परंपरा अब भी जारी है। When oral compositions are used for history writing, they are included in the oral sources. इतिहास के लेखन हेतु जब मौखिक साहित्य का उपयोग किया जाता है, तब उसका समावेश मौखिक साधनों में होता है। पॉइंट नंबर 4, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, और पॉइंट नंबर 5, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल राइटिंग हिस्ट्री। इन पॉइंट्स का समावेश हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर आपके लिए उपयुक्त साबित हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।